आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का जो अध्याय नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम भाग फर्स्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो IMF जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह जो संगठन है यह वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। तो IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह जो संगठन है वो विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं और जो अंतिम जो सदस्य देश न था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वो था अंडोरा। तो अंडोरा जो देश था ये IMF का 16 अक्टूबर 2020 को इसका 190वां सदस्य बना था। यानी 2016 में इसके 189 सदस्य देश थे और 2020 में अक्टूबर में अंडोरा और इसका सदस्य बन गया, जिसके कारण सदस्यों की संख्या 190 हो गई। तो वर्तमान में IMF के जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 190। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके जो मूल संस्थापक देश थे वो थे 51। पहले 50 देशों ने इसके जो इसका जो चार्टर था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और पोलैंड इसका 51वां सदस्य बना था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं वो हैं 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही। इसके जो मूल संस्थापक सदस्य देश माने जाते हैं वो है 51 और वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो है 193। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो है 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी। अब 5 वो अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 सदस्य देश हैं, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और ये अस्थायी रूप से इसके सदस्य बने हुए होते हैं। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए महासभा करती है। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और वो 5 सदस्य देश इस प्रकार से हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि अस्थायी नहीं है और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए होता है और इनका जो चुनाव है वो महासभा करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा जो इसका एक अंग है उसमें कोई राष्ट्र है वो अधिकतम 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, नीदरलैंड जो देश है उसके हेग नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं
उनका जो चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए होता है। और न्यायाधीशों चुनाव करती कौन है? तो आम सभा और सुरक्षा परिषदें दोनों मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है ये हेग में स्थित है। इसके जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए होता है। और जो न्यायाधीशों का जो चुनाव है वो आम सभा और सुरक्षा परिषदें दोनों के द्वारा पूर्ण बहुमत से न्यायाधीशों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अधिकारी है वो होता है महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अधिकारी है उसको महासचिव के नाम से जानते हैं। और महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिकता प्रणाली के अंतर्गत आने वाला अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी जो 1 नवंबर 1994 को आज़ाद हो गया वो कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उनमें से एक प्रमुख अंग है न्यायिकता परिषद। तो न्यायिकता परिषद का जो प्रमुख काम था वो ये था कि जो विश्व के जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको अपने अंडर में लेना, अपने अंतर्गत लेना। और जब तक उस देश का विकास नहीं हो तब तक उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखना। और जब वो क्षेत्र अपना विकास कर ले तो उसको फिर आज़ाद कर देना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग था न्यास परिषद या न्यायिकता परिषद, उसके अंतर्गत आने वाला अंतिम जो ट्रस्ट टेरिटरी था या जो क्षेत्र था वो था पलाऊ। और उस क्षेत्र को यानी पलाऊ को 1 नवंबर 1994 को आज़ाद कर दिया गया। तो अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग था न्यास परिषद या न्यायिकता परिषद, अब यह वर्तमान में नहीं है क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं था, इसलिए अब इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के केवल 5 ही अंग हैं। जो ये छठा अंग था इसको समाप्त कर दिया क्योंकि वर्तमान में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसका कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण इसको समाप्त कर दिया गया था। तो अंतिम जो क्षेत्र था वो कौन सा था? तो वो था पलाऊ। इसको 1 नवंबर 1994 को इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य बताइए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसकी जो स्थापना की गई थी इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, यानी विश्व स्तर पर शांति और जो विभिन्न देश हैं उनके लिए सुरक्षा स्थापित करना और विभिन्न जो देश हैं उनके बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि यदि विभिन्न देशों के बीच में यदि मैत्री संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना हो सकेगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका, यानी यह बात किसने कही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग से बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है? तो ये जो कथन है ये है डेग हैमरशोल्ड का, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना था डेग हैमरशोल्ड, उसने ये बात कही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग से पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उससे नरक से बचाने के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो वो है लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ, या हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो वो थी राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ के होते हुए दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसका मतलब है दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में जो राष्ट्र संघ है वो सफल नहीं हुई, इसलिए राष्ट्र संघ की जगह ही यानी जो पहले राष्ट्र संघ जो एक संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी उसकी जगह ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस या जिसको राष्ट्र संघ कहते हैं, राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?
विश्व व्यापार संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसके जो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है वो है 164। विश्व व्यापार संगठन किस उत्तराधिकारी के रूप में इस संस्था की स्थापना हुई थी? तो पहले जो संस्था थी, जो एक विश्व व्यापार संगठन की तर्ज पर पहले जो काम कर रही थी, वो संस्था थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी इसका ही उत्तराधिकारी है। कौन है? विश्व व्यापार संगठन। या हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, इससे पहले यदि कोई संस्था थी जो विश्व व्यापार संगठन की तरह काम कर रही थी, तो वो थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब ये है क्या? विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है। यानी विश्व व्यापार संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश हैं उनके बीच में जो व्यापार के नियम हैं उनका निर्धारण करता है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु 2 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों के नाम बताइए। यानी मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं 2 मानवाधिकार संगठनों के नाम बताइए। तो देखो, मानवाधिकार संगठन है 2 इस प्रकार से है। पहला है ह्यूमन राइट वॉच। पहला जो संगठन है वो ह्यूमन राइट्स वॉच, यानी ये क्या है? ये एक मानवाधिकार संगठन है। यह मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यानी यह क्या काम करता है कि जहाँ कहीं भी विश्व के अंतर्गत किसी भी देश के अंतर्गत यदि मानवाधिकारों का हनन होता है, मान लीजिए कि युद्ध के कारण से या अन्य किसी कारण से यदि मानव को जो अधिकार दिए गए हैं यदि उनका हनन होता है, तो ये जो संगठन है यह मानवाधिकारों की वकालत करता है, मानवाधिकारों की सुरक्षा करने का काम करता है। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स वॉच का दूसरा जो मानवाधिकार संगठन है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यानी ये क्या है? ये भी एक मानवाधिकार संगठन है। यानी ये 2 मानवाधिकार संगठन है, एक तो ह्यूमन राइट्स वॉच है और दूसरा जो मानवाधिकार संगठन है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यानी जहाँ कहीं भी विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उन पर अतिक्रमण होता है, तो ये जो संगठन है वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का भौगोलिक विवरण किस प्रकार किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। अब जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन है वो 2 वर्ष के लिए होता है, महासभा करती है। अब ये 10 सदस्य हैं, इनका चुनाव किस तरह से होता है? यानी पूरे विश्व के अंतर्गत कौन से भौगोलिक क्षेत्र से किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है? तो 10 जो सदस्य चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में, उनमें से देखो उनका जो वितरण है वो किस प्रकार से है। एशिया और अफ्रीका से 5 सदस्य लिए जाते हैं, पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य, लातिन अमेरिका से 2 सदस्य और पश्चिमी यूरोप और अन्य जो क्षेत्र है उनसे 2 सदस्य लिए जाते हैं। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 10। यानी अफ्रीका और एशिया से 5 सदस्य, पूर्वी यूरोप का 1 सदस्य, लातिन अमेरिका का 2 सदस्य, पश्चिमी यूरोप और अन्य जो क्षेत्र है उससे 2 सदस्य। यानी इस प्रकार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो 10 है। अब अगला प्रश्न है, वीटो का अर्थ बताइए। यानी वीटो का अर्थ क्या है? जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों कि जो सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये जो 5 सदस्य देश हैं ये अस्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो का पावर प्राप्त है या वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो वीटो का अर्थ क्या है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि वीटो का अर्थ है सुरक्षा परिषद का यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है।
यानी कोई भी प्रस्ताव यदि सुरक्षा परिषद में पेश होता है, यदि उन 5 सदस्यों में से यदि कोई एक भी सदस्य उसके पक्ष में नहीं है, उस पर असहमति प्रकट करता है, तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके इस अधिकार या शक्ति को ही वीटो की शक्ति कहा जाता है। तो ये है वीटो का अर्थ। वीटो का शाब्दिक अर्थ मैं मना करता हूँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इस उनकी ये जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसको वीटो की शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं? तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में वृद्धि, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। देखो, पहली बात हो कि वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है तो समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। ऐसा होने पर विश्व के जो समुद्र तटीय इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। इस समस्या का सबसे प्रभावकारी समाधान है वो है वैश्विक तापवृद्धि को रोकना। यानी इससे जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता जा रहा है, उस तापमान को बढ़ने से रोकना, यही इसका एक प्रभावी उपाय हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद के संस्थापक कौन थे? इनकी प्रमुख उपलब्धियां बताइए। तो मानवाधिकार परिषद के जो संस्थापक थे वो थे कोफी अन्नान, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। कोफी अन्नान की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी है? 1997 से लेकर के 2006 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं कोफी अन्नान। इन्होंने एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। यानी एक वैश्विक स्तर पर एक तरह से खजाना बनाया था, जिसमें यानी उसमें जो धन आता था उसको विश्व के अंतर्गत जो भयंकर बीमारियां हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे एड्स है, टीबी है, मलेरिया, उनसे लड़ने के लिए उस धनराशि को खर्च किया जाता था। इन्होंने शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की थी 2005 के अंतर्गत, और 2001 में कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी इन्होंने ये जो महत्वपूर्ण काम किए थे, कार्य किए थे वैश्विक स्तर पर महासचिव के पद पर रहते हुए, तो 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक ये महासचिव रहे। इन्होंने एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। 2005 में इन्होंने एक शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की, और 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो पहला, इसकी आवश्यकता हो सकती है कि युद्ध व शांति के मामलों में यह मदद कर सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों है? पहली बात है कि यह विश्व में युद्ध व शांति के मामलों में मदद कर सकता है। यानी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में यह युद्ध को रोक सकता है और शांति कायम कर सकता है। दूसरा है, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में यह सदस्य देशों की मदद कर सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सदस्य देश हैं, उनके सामने यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में वो अपने सदस्य देशों की मदद कर सकता है। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो यह युद्ध और शांति के मामलों में मदद कर सकता है। समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करता है। विश्वव्यापी जो तापवृद्धि है उसको रोकने में सहायक हो सकता है, क्योंकि विश्वव्यापी जो तापवृद्धि है उसको रोकने के लिए सभी देशों का सहयोग जरूरी होता है। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह सभी देशों को एक मंच पर ला सकता है बातचीत करने के लिए, कि भाई जो विश्व में जो तापमान ये बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सदस्य देश हैं, देशों को एक मंच पर ला करके एक बातचीत का रास्ता तैयार कर सकता है। और चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद या चर्चा करने में मददगार हो सकता है। यानी आज
अमेरिका है वो विश्व की एक महाशक्ति है, तो उसकी जो मनमानी है, उसकी जो मनमर्जी है, उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उसके साथ बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्राइगवली, और वर्तमान में जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कौन से 2 बुनियादी सुधारों का मामला है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, तो उसके संबंध में प्रमुख रूप से किस प्रकार से सुधार करने की जरूरत है? तो इसमें देखो 2 तरह के मामले आते हैं। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और प्रक्रिया में संबंधित सुधार, यानी कुछ देशों का यह मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और प्रक्रिया संबंधित सुधार है वो बहुत ही जरूरी है, यानी इस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए। दूसरे जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो न्याय संबंधी मुद्दों की समीक्षा संबंधी सुधार है वो जरूरी, यानी एक पक्ष तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और प्रक्रिया संबंधी सुधार होना चाहिए, दूसरा पक्ष यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वो ये न्याय करने के लिए, युद्धों की रोकथाम के लिए, तो न्याय संबंधी जो मुद्दे ना उनमें किस प्रकार से सुधार किए जाए। तो ये 2 तरह से प्रमुख मामले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? यानी जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? तो इसमें पहला कि ये जो देश थे ये विश्व युद्ध के विजेता रहे, यानी ये जो 5 सदस्य देश थे ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से थे और ये विश्व युद्ध के विजेता रहे थे। दूसरी बात थी कि राजनीतिक मामलों में इनकी सहमति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये विश्व की महाशक्तियाँ थे, ये बड़े देश थे और शक्तिशाली देश थे, इस कारण से राजनीतिक मामलों में इनकी सहमति बहुत ही जरूरी थी। तीसरी है, वीटो का अधिकार न देने पर ये देश संभवतः समस्याओं में अधिक रुचि न लेते, तो इन कारणों से इन देशों को वीटो की शक्ति दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान करने वाला सबसे अधिक जो देश है वो है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सालाना बजट है उसके अंतर्गत अमेरिका वो सबसे अधिक योगदान करता है, यानी यूएन का जो कुल बजट है उसका 22% योगदान करता है अमेरिका। उसके बाद में चीन है वो 2 नंबर पे आता है, वो 12% योगदान करता है, और भारत है, यदि हम भारत का योगदान देखें तो वो है 0.8%। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई व इसके क्या कार्य हैं? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। यह क्या काम करता है? यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व ग्रामीण विकास, जिनमें सिंचाई व ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।